तो ये जो चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, इसको हम लोग रोटेशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। रोटेशन चैप्टर जो है ये 11th के सबसे टफ टॉपिक में माना जाता है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो हमने अभी तक रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ा होगा, ट्रांसलेशनल मोशन में जो पढ़ा होगा, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, है ना, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पढ़े हैं वही सारे कॉन्सेप्ट इस रोटेशनल मोशन में भी यूज होते हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है और जो रोटेशनल मोशन में है उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। अगर एक बार हमें सिमिलरिटी पता चल जाए तो फिर कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसान हो जाएगा, और ट्रांसलेशनल मोशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो डायरेक्टली वैसे ही हम लोग यहाँ पर रोटेशन में यूज कर पाएंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे सिमिलरिटी बिटवीन rotational motion and translational motion। है ना। तो इस कॉलम में हम लोग रखते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, और दूसरे वाले कॉलम में रोटेशनल मोशन। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट जो है, हमने ट्रांसलेशनल मोशन में जो है एक क्वांटिटी पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग अभी कहेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसा ही रोटेशनल मोशन में भी एक क्वांटिटी होता है जिसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। अच्छा, उसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में दूसरे जो क्वांटिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं ds/dt। वैसा ही रोटेशनल मोशन में भी क्वांटिटी होता है, हम लोग उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो होगा इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है, और इसको d θ/dt से लिखा जाता है। थर्ड क्वांटिटी होता है लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं, dv/dt भी लिखते हैं और v/ds भी लिखते हैं। तो उसी तरह से रोटेशनल मोशन में होता है क्वांटिटी जिसको कहा जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं d ओमेगा बाई dt या ओमेगा
डी ओमेगा बाई डी थीटा। साथ में जैसे इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं d2s बाई dt2। डिस्टेंस को अगर दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो लीनियर एक्सेलरेशन आता है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, उसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में एक क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है इनर्शिया, है ना। इनर्शिया यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होती है। वैसा ही एक क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में आता है जिसको कहा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये थोड़ी डिफरेंट क्वांटिटी है जिसको हमें अलग से स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, उसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है कॉज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। फोर्स होता है और फोर्स को हम लोग m इंटू ए के इक्वल भी लिखते हैं। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में कॉज होता है कॉज ऑफ मोशन। इसमें जो आता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू होता है I इंटू अल्फा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे m था वैसे ही रोटेशनल मोशन में I आ गया। जैसे इसमें a था वैसे इसमें अल्फा आ गया। एक जैसा है इनका कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद इसमें हम लोग लिखते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम होता है p और इसको हम लोग लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल। तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में आता है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किया जाता है और इसको I ओमेगा लिखा जा सकता है। उसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन हम लोग लिखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना। ये होता है हाफ mv²। उसी तरह से रोटेशन में होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम लोग लिखते हैं हाफ I ओमेगा²। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक जैसे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, बस कुछ नए नए क्वांटिटी आ गए। रोटेशन में कुछ नए क्वांटिटी आ गए, जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क, फिर एंगुलर मोमेंटम, फिर रोटेशनल काइनेटिक। ये चार नए क्वांटिटी आए हैं, लेकिन अगर इनके फॉर्मूले देखें तो एक जैसे हैं। जैसे इधर हाफ mv² था, इधर हाफ I ओमेगा² हो गया। इधर मोमेंटम में था m इंटू वी, इधर L एंगुलर मोमेंटम था I इंटू ओमेगा। फोर्स था m इंटू ए,
टॉर्क है आई इंटू अल्फा। तो फॉर्मूले एक जैसे हैं, लेकिन ये 4 नए नए क्वांटिटी हैं जो को हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, हमने ट्रांसलेशनल मोशन में कुछ इक्वेशन पढ़े थे। इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। वो इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस एन इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशन हमने पढ़े थे रेक्टिलिनियर मोशन में। वैसे ही 4 इक्वेशन रोटेशनल मोशन में भी आएंगे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स, ये ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस थे, ये रोटेशनल काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस होंगे। इनको हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसे इक्वेशंस हैं दोनों जगह पर, दोनों पार्ट में। ठीक, अच्छा, कुछ हमने ग्राफ पढ़े थे वहाँ पर। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने ग्राफ पढ़ा था। तो जैसे अपने पास अगर पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, है ना, तो पोजीशन टाइम का ग्राफ होगा तो इस ग्राफ का स्लोप ds बाई dt ये वेलोसिटी बताता था, है ना। अच्छा, उसी तरह से इस st ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो कुछ नहीं बताता, उससे कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता। ठीक है, वैसे ही इधर अगर हमें थीटा और टी का ग्राफ दिया गया हो, थीटा और टी का ग्राफ हो, ठीक, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये बताएगा डी थीटा बाई डी टी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। इस ग्राफ का भी एरिया निकालेंगे तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक, फिर हमने ग्राफ प्लॉट किया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम, है ना। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ये हमें बताता था एक्सेलरेशन, ये बताता था एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो वैसे ही रोटेशनल मोशन में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ओमेगा वर्सेस टी, यानी एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टी। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें बताएगा डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताएगा, है ना। ये एंगुलर एक्सेलरेशन बताता है। अच्छा, वीटी ग्राफ का जो एरिया है, इस एरिया से हमें निकलता है
इसको इंटीग्रेट करेंगे v dt, तो ये बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, इसी तरह से ओमेगा टी ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व, है ना, जैसे इसमें ये एरिया निकाल सकते हैं वैसे इसमें भी ये एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ये बताएगा ओमेगा इंटू डी टी, और ये बताएगा हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अच्छा, फिर थर्ड ग्राफ जो हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन में, वो था एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ का स्लोप कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, डी ए वाई डी टी ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि ऐसी कोई क्वांटिटी हमने पढ़ी नहीं। अच्छा, उसके बाद इस ग्राफ का जो एरिया है, अगर ये एरिया निकालेंगे तो इस एरिया से हम लोग निकाल सकते हैं ए डी टी, जो कि चेंज इन वेलोसिटी बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया हो तो इस ग्राफ का जो स्लोप है इससे भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका एरिया अंडर कर्व निकालेंगे ये, तो ये बताएगा अल्फा डी टी, जो कि बताएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो इतनी सारी जो है वो सिमिलरिटी है ट्रांसलेशनल मोशन में और रोटेशनल मोशन में। ठीक है, अगर ये सिमिलरिटी हमें पता हो तो हम देख सकते हैं कि खूब सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे तो हमें ये टॉपिक जो है रोटेशन टॉपिक आसान लगेगा। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि रिजिड बॉडी होता क्या है। व्हाट इज रिजिड बॉडी? तो ऐसा कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा हो, तो वैसे सिस्टम को रिजिड बॉडी कहा जाता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज a system of particles in which distance between each pair of particles remains constant with respect to time, है ना। मतलब सिस्टम पर कोई भी दो पार्टिकल हो तो उनके बीच का सेपरेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज अपने पास ये कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं,
एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, ठीक। तो पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है, सबसे पहले तो ये करते हैं कि हम पॉइंट ए और बी को मिला देते हैं, है ना। ये लाइन हो गया, ये हो गया पॉइंट ए और बी, यहां पर मिल गए, ठीक। अब जो पॉइंट ए है ना, ये जो पॉइंट ए है, हो सकता है इसकी जो वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में हो। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, और सपोज ये अल्फा एंगल पर चल रहा हो। उसी तरह से पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है, पॉइंट बी की वेलोसिटी ये हो सकता है कहीं इधर हो, इस डायरेक्शन में, जबकि इन दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग ये है ना। तो सपोज ये एंगल हो गया बीटा, तो दोनों की वेलोसिटी को लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिजोल्व करेंगे। इधर आएगा वी बी कॉस बीटा, और लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर वी बी साइन बीटा। उसी तरह से वी ए के भी दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, एक आएगा परपेंडिकुलर वी ए साइन अल्फा, और एक आएगा लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल वी ए कॉस अल्फा। तो जैसा कि हमने कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये दो पॉइंट ना ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, ना ही एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों ही जीरो होनी चाहिए, है ना। तो ये कह सकते हैं सिंस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी remains constant with respect to time. That means relative velocity along the line joining the two points should be zero. इसका मतलब ये हुआ कि VV cos बीटा माइनस VA cos अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। ये होना चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ ध्यान रखेंगे, जैसे फॉर एवरी पेयर of particles in a rigid body, there is no relative velocity
of approach or relative velocity of separation। ठीक, तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बॉडी पूरा रेस्ट पर होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मोशन होता है बॉडी का तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है इस तरह से कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है with respect to any particle A of rigid body the motion of other particle B will be circular motion with A as सेंटर, है ना। हर पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल अपने अबाउट रोटेट करता हुआ लगेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट हम इसमें ये ध्यान रखेंगे कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जो है हमेशा ओमेगा रहेगा। with respect to any point of the rigid body the angular velocity of all the other points are equal in मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी दो पार्टिकल होंगे अगर रिजिड बॉडी पर, तो सब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, सो every point on a rigid body rotates about any other point with the angular velocity with which the rigid body rotates। तो
तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा होगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से उसके हर पॉइंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे होंगे, है ना। तो किसी भी रिजिड बॉडी के कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं, अभी हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो पहला टाइप का जो मोशन होता है उसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन of rigid body. In this type of motion, all the points of rigid body move on straight path with equal velocities। इक्वल वेलोसिटीज का मतलब हुआ कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे सपोज एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है ना, और ये ब्लॉक जो है इस तरह से सीधा यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसमें हम देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब कुछ इक्वल होगा, है ना। जैसे कहें कि अगर ये है पॉइंट ए तो यहाँ पर पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी था तो पॉइंट बी यहाँ आ गया, ये पॉइंट सी था तो सी यहाँ आ गया, और पॉइंट डी था तो ये पॉइंट डी आ गया। तो हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हुआ है ना। अगर इसको देखें तो हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इतना हुआ है। सारे पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल किए, पॉइंट बी जो है यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, पॉइंट ए यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया। हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इक्वल, वेलोसिटी इक्वल। तो इस टाइप का जो मोशन है, इस टाइप का जो मोशन है उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड टाइप होता है कर्विलिनियर ट्रांसलेशन। कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। तो इस टाइप के मोशन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करते हैं लेकिन कर्व्ड पाथ पर ट्रेवल करते हैं। ऑल द पॉइंट्स on of rigid body move parallel to each other on curvilinear path। है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं
कि सपोज ये अपना एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक कुछ इस तरह से ट्रैवल करता हुआ यहाँ आ गया, है ना। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस रिजिड बॉडी के हर पॉइंट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनका पाथ जो है वो बिल्कुल पैरेलल था, है ना। तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसमें कुछ इस तरह का पाथ सब फॉलो करें। इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कर्विलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। और तीसरा जो मोशन होता है उसको कहा जाता है प्योर रोटेशनल मोशन, है ना। प्योर रोटेशनल मोशन में जो होता है सारे पॉइंट्स किसी एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर होते हैं, एक्सिस उसमें फिक्स्ड होता है। व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ a rigid body rotate about a fixed axis, है ना। तो जैसे हम बात करें कि एक डिस्क है ना, और डिस्क का जो एक्सिस है हमने ये फिक्स कर दिया है ना। ये एक्सिस हमने फिक्स कर दिया है और डिस्क जो होगा इस एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को प्योर रोटेशनल मोशन कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक पुली है और पुली का जो एक्सिस है वो इस रॉड से अटैच्ड है ना। ये एक्सिस हो गया पुली का और इस एक्सिस के अबाउट जो पुली है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसमें इसका जो एक्सिस है यहाँ पर ये एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये एक्सिस है। तो ये एक्सिस जो है ये फिक्स्ड है और इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये पुली रोटेट कर रहा होगा। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हो गया। अच्छा, फोर्थ होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन ऐसा होता है जिसमें कि रोटेशनल ट्रांसलेशनल दोनों मोशन होते हैं, है ना। इट इज combination of both rotational and translational motion, in which the axis of rotation translates तो जैसा हम जानते हैं कि जैसे कार का पहिया है ना, ये कार का पहिया है। तो ये कार का पहिया साथ में आगे भी जा रहा होता है किसी वेलोसिटी से
और ये रोटेट भी कर रहा होता है। कुछ देर बाद कार का पहिया यहाँ पहुंच जाएगा आगे, तभी इसकी वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी कुछ होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ होगी। तो इस केस में जो पहिए का जो व्हील होता है, जो एक्सिल होता है, ये एक्सिल है या कह लें कि एक्सिस है, ये एक्सिस जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, वो यहाँ से यहाँ ट्रांसलेट हो गया। तो एक्सिस आगे जा रहा है और एक्सिस के अबाउट सारे पार्टिकल जो हैं ये इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं, इस तरह से रोटेशन कर रहे हैं। तो इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों ही मोशन हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड मोशन।